बोलिए भारत माता की। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। वेरी गुड मॉर्निंग, सब एकदम बढ़िया हैं। चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की आज अंतिम क्लास रहेगी, लास्ट क्लास रहेगी। आज हम कुछ और अच्छे अच्छे सवाल करके इस चैप्टर को विदा करेंगे। बिल्कुल नेहा जी। कैसा लगा कल का गिफ्ट सरप्राइज? पुरानी क्लासेस माय कोर्सेज में मिलेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल से और भी बढ़िया है। अब ठीक ठाक ऑक्सीजन आ रही है, सांस ठीक चल रही है अब। बिल्कुल बिल्कुल, कल तो मजा ही आ गया। अच्छा जी। रीजनिंग में भी अब फोड़ मचा देंगे, है ना। चलो, बढ़िया बढ़िया। हार्ट अटैक आते आते बच गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता, हमारे रहते हम मरने नहीं देंगे किसी को। हम्म। चलो, अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 125, आज चैप्टर एंड करना है। क्वेश्चन नंबर 125 से शुरू करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कल क्या हो गया, ये देखो। ठीक है। अच्छा जीत। गधों को घोड़ों, घोड़ों को कुत्ता बनाने के लिए। रीजनिंग में यही चलता है सब, है ना। चलिए आइए, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3300 रुपए और 3630 है। 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी अगर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ज्ञात किया जाए। देखो एक बात समझो, दूसरे साल में पैसा 3300 और तीसरे साल में पैसा 3630 हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक बात पता है कि यहां पे 330 की वृद्धि हुई 3300 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, राइट। 3300 रुपए 3630 हो गए, 330 रुपए बढ़ गए, 3300 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पता चल गया हमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है ना। एक बात पता चल गई, लेकिन अभी मुझे प्रिंसिपल निकालना है, अभी मुझे मूलधन पता लगाना है। 2.5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर कितना पैसा प्राप्त हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड प्रिंसिपल, है ना। यहां पे अब हम मूलधन पता लगाते हैं कि मूलधन कितना है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो 3300 रुपए ब्याज है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 1 साल का 10%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई? 1 मिनट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरे वर्ष का है ना। ये 3300 रुपए केवल दूसरे वर्ष का है। तो हमें पता है कि पहले साल का रेट 10% हो तो दूसरे साल में कितना लगता है? 11%। तब जाके दोनों क्या बनते हैं? 21% बनते हैं। ये ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, केवल दूसरे साल का ब्याज है। ये बात समझ आ रही है? केवल दूसरे साल का ब्याज है, यानी ये जो आपको 3300 दिख रहा है, ये अपने आप में 11% है। तो 3300 11% है, तो 100% कितना आ जाएगा? 100% 30,000 आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल इज 30,000। हमें 30,000 रुपए पर ब्याज लगाना है, राइट। अब आपसे कहा है कि 2.5 साल लगाना है और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हमारा सवाल ऐसा हो गया कि 30,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड द टाइम इज 2.5 ईयर्स। 2.5 साल तक हमें पैसा लगाना है। तो मेरा सजेशन है कि हम यहां पे ट्री मेथड लगा लें, सबसे इजी। ये हो गया 3,000, फिर 3,000,
फिर 3000, 3000 का 10% 300, यहां भी 300, यहां भी 300, इसका फिर 10% कितना आ जाएगा 30। तो देखो ये जो 3630 है, 3630 रुपए जो है ये 12 महीने का ब्याज है, जबकि मुझे केवल आधे साल का चाहिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 8 बार, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार। अब समझना, पहले साल का ब्याज कितना, पहले साल का ब्याज हो जाएगा 3000, इसके बाद वाले का कितना है 3300, उसके बाद कितना है 1815, इन सबको जोड़ दो तो ये 15 आ गया, 8 3 11, 3 3 6 7 और 1 8, 8115 रुपए ब्याज जुड़ के, मतलब 30,000 में 8115 जुड़ के कितना पैसा ब्याज सहित मिलेगा, 38115, 388,115। क्लियर है? ओके, आया क्या भाई समझ में? 330 रुपए बढ़ गए 3300 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। हमें पता है कि पहले साल 10% होता है, अगले साल 10 प्लस 10 का 10%। ये 2 साल का ब्याज नहीं है, ये ओनली सेकेंड ईयर है, ओनली सेकेंड ईयर। तो ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 11%, जो 3300, 11 3 यानी प्रिंसिपल इज 30,000, 30,000 10%, 2.5 ईयर्स। ये आपको बहुत पहले ही करना सिखा दिया कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। देखो 48600 4.5 साल में इतना हो जाते हैं, 7.5 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी? देखो क्या हुआ, यहां से आप यहां तक गए, ठीक है, इन 4.5 ईयर्स, 4.5 वर्ष में, तो आपके पास 48,600 रुपए थे, जो क्या बन गए, 115200 बन गए। 7.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी आपको इसके और आगे जाना है। 4.5 साल के बाद 3 साल मुझे और इसको आगे ले जाना है। क्यों? क्योंकि 4.5 साल में 3 अगर जोड़ोगे तभी तो 7.5 साल आएगा, 7.5 आएगा। इसके आगे 7.5 साल नहीं जाना है, शुरुआत से 7.5 साल आगे जाना है। आप 4.5 ईयर्स ऑलरेडी आगे हो, उसके बाद 3 साल और आ जाएगा, है ना? तो यहां पे पैसा कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। समझे बात कि नहीं समझे? ठीक है, अब यहां पे आप देखना कि हम कैसे यहां पे दुखती हुई नस पकड़ेंगे, कैसे यहां पे समझेंगे कि यहां क्या चल रहा है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि इनका रेशो आप पकड़ सकते हो क्या? इनका अनुपात क्या है वो हम पकड़ते हैं। तो देखो 115200 और नीचे है 48600, इनको काटा पीटी करो, 0 से आपके 0 गए, इसको तो छोड़ो, है ना? 4 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से ही उड़ाना पड़ेगा। तो 2 से हो सकता है, 6 से भी जा सकता है क्या? 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 6 से एक बार, फिर 6 8 48, 6 इंटू 9 54 और 6 दूनी 12, और यहां देखेंगे तो 6 8 48 और 6 एकम 6, ये आ गया 192। ठीक है, यहां तक 192 और 81,
3 से और कैंसिल हो सकता है क्या? 3 इंटू 6 18 और 3 चौक 12 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 27। सो मुझे पता चल गया कि ये 64 है और ये 27 है। मैंने पहले इसमें 6 से भाग दिया और फिर 3 से भाग और जा रहा था। चाहता तो डायरेक्ट 18 से भी भाग देके हम पता लगा सकते थे कि यहां पे रेशो क्या बन रहा है। यहां रेशो बन रहा है 64:27। ठीक है, 64:27। तो आपका जो पैसा है वो 64 से 27 हो गया। अब मुझे एक बात और दिख रही है कि ये तो 4 का क्यूब होता है और ये 3 का क्यूब होता है, यानी यहां पे कुछ क्यूब का पैटर्न चल रहा है। अब समझना, यहां पे क्यूब का पैटर्न चल रहा है इन 4.5 ईयर्स। तो अगर मुझे इसको 3 ईयर्स बनाना है तो ये एक स्टेप पीछे आएगा और ये स्क्वायर बनेगा, और अगर एक स्टेप पीछे में ले आऊंगा तो ये 1.5 ईयर्स बनेगा। ये ऐसा साइकिल चल रहा है। समझ में आया? क्यूब का पैटर्न चल रहा है तो मुझे पता चल गया कि भैया 4.5 ईयर्स में क्यूब हो रहा है। तो मुझे 4.5 ईयर्स और आगे नहीं ले जाना है, मुझे ओनली 3 ईयर्स और आगे जाना है। तो अगर 4.5 में क्यूब का पैटर्न, तो 3 ईयर्स में स्क्वायर का पैटर्न होगा, 1.5 में 1 का पैटर्न होगा। यानी इसका मतलब कि अगले 3 साल में ये 4/3 के स्क्वायर पैटर्न पे चलेगा, यानी 16/9 हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 115200 को 16/9 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये यहां से जंप मार के यहां चला जाएगा और आंसर आ जाएगा। इतना सा खेल यहां पे था। क्लियर है? चलो, 9 से उड़ाएं तो 9 से एक बार, 9 दूनी 18 और 9 इंटू 8 72, और इसको फिर आपने उड़ाया तो 0 0 128 का 8 16 12 2048 आ रहा है क्या? एक बार चेक करके बताओ, 204800 आ रहा है? बी आपका आंसर है, 204800। आया समझ में? अगर 4.5 ईयर्स में क्यूब का पैटर्न, तो 3 ईयर्स में स्क्वायर का पैटर्न चलेगा। तो मुझे 4/3 का स्क्वायर करना है। ऐसा करने से ये 3 ईयर्स जंप कर जाएगा, ये 3 साल आगे पहुंच जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो 16/9 से मल्टीप्लाई करा, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम ईयर and 7.5 years from here, it will become 204800। बनेगा ही बनेगा अरुण जी, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यूब स्क्वायर इन्हीं का खेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, 127वां सवाल आपके सामने। देखो एक बार जल्दी से। पटवारी वाले रीजनिंग फाउंडेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, रीजनिंग सबके लिए है। चलिए, हाफ ईयरली 8%, 1 ईयर में इतना बन जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 1 ईयर है। हाफ करेंगे तो 4% हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। 1 साल का 4 तो 2 साल का 8 और 4 का वर्ग 16। एंड दिस इज अमाउंट, ये जो है मिश्रधन है, इसके अंदर ब्याज शामिल है। तो 20,280 ब्याज सहित धनराशि है, यानी ये 108.16% है। तो 100% कितना? ठीक है मेरे भाई,
इसको अगर आपने सॉल्व करा तो प्रिंसिपल आ जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन है मत सॉल्व करो, क्योंकि आगे देखो उसी राशि पर काटा पीटी करेंगे, हल करेंगे, मत करो, ऐसा कैसे ही उठा लेंगे। उसी राशि पर 2 गुनी ब्याज दर से साधारण ब्याज निकालना है 435 ईयर्स का, जो कि हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो हमारी राशि क्या है 20280, इसको 10816 से भाग देकर 100, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो एक और 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, तो अब ये डबल होके क्या बन जाएगा 16% बन जाएगा। और टाइम क्या है 435, 5 का 4 गुना 20 और 3, सो दिस विल बिकम 23/5, 23/5। क्लियर। 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, और क्या कर सकते हो 108, 16, 32, 23, 16, 16 से अगर आप इसको उड़ाते हो 5 से करते हो, करो काटा पीटी। बैंकिंग वालों के लिए दिलीप नहीं है, बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, वो पूरा ही अलग होता है, मतलब बाकी एग्जाम्स की रीजनिंग से। हम्म 13,800 आ रहा है, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्व करना, यू विल गेट 13,800, 13,800। हमने इसको सॉल्व नहीं करा, क्योंकि सॉल्व करके आगे भी तो कैलकुलेट करना ही है, तो इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो जाए, और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, बट यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट था, यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। 5 × 4 20 और 3 23/5, सब कुछ सॉल्व करा, आंसर इज 13800। ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया है कि नहीं कराया, इसलिए मैं अपने मन से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट से आपसे कोई कहे कि भाई 25,000 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, और कुछ ले लो, 7.5 को भी छोड़ो, हम ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 21.5% है, और आपके पास 2 इयर्स है, और इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना लगेगा, है ना। अगर ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन कभी आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन खासकर मध्य प्रदेश में भी काफी आए थे, एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चंस काफी आए थे, तो इसको कैसे डील आप कर सकते हो। कोई भी रेट ऑफ आ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए 8.5%, 9.5, 10.5, 11.5, 11.5, 12.5, 13.5, है ना, कोई भी अगर ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेस्ट तरीका है x + y, x × y/100, इसको लगा के आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। अब x + y क्या है 21.5 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले साल भी 21.5, अगले साल भी 21.5, फिर x × y, तो 21.5 इंटू अगेन 21.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। पूरा मेथड आप समझना कैसे करेंगे। इनको जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो 43 आएगा, 21.5 21.5, और इनके केस में आपको क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है। कैसे करोगे 21.5, एक को एक कदम पीछे ले लो, एक को आगे ले जाओ, एक को 21.5 को 22 बना लो, और एक को 21 बना लो, डिवाइडेड बाय 100। ऑलमोस्ट 99.99% वैल्यू वही आएगी जो इनका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने पे आएगी। आप करके देख लेना 99.99%। 21.5 को 22 कर लो, एक को ये, जैसे मान लो एक होता 8.5 इंटू 8.5, तो एक को मैं बना देता 9, एक को बना देता 8, समझ गए। अगर होता 5.5 इंटू 5.5, तो एक को बना देता मैं 6 और एक को बना देता 5, एक को कम एक को ज्यादा। क्लियर। अब इनको आप प्लस कर लो, तो 43 हो गया, 21 का दुगना 42, कैरी हो गया 4, 21 का दुगना 42, 42 में आपने 4 जोड़ दिया तो ये 46 आ गया, और 100 का भाग दे दिया तो 462 आ गया, 4.62 आ गया। ये दोनों जुड़े तो 47 हो गया,
एंड 0.62 आ गया। इतना परसेंट ब्याज लगेगा भाई, तो आप क्या करेंगे, 25,000 का 47.62% कैलकुलेट करके आंसर आप बता दोगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन खेल ये था, समझे बात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके से कर लेना। क्लियर? एक्स वाई का वैल्यू सेम क्यों रहेगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना भाई, पहले साल भी 21.5, दूसरे साल भी यही, तब वो ऐसा होता है ना। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होता कि पहले साल 11% है, अगले साल 12% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता तो हम इसको लिखते 11 प्लस 12 प्लस 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला एक्चुअली इसके लिए बना है, पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी आप इसको लगा सकते हो। 11905 आंसर दे रहे हैं अधिकतर लोग, तो आप जो बोल रहे हो मैं लिख देता हूं। मेन बात ये थी, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसका आंसर आप सब लोग बताएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 128। पढ़िए इसको। नहीं इसमें, हाँ हाँ लगेगा लगेगा, ठीक है। कर सकते हैं भाई, रेशो से भी कर सकते हैं, उससे कर लो, हम कहां मना कर रहे हैं। हो गया? हर एग्जाम में आते हैं यार, पढ़ा करो तुम, ये छोड़ दो ऐसा इसमें आता है क्या उसमें आता है क्या, ऐसे कभी छन्नी लेके घूमोगे ना, कभी पास नहीं हो पाओगे। 15% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में इतना बन जाता है, अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर में कितना होगा? देखो आपसे कहा है कि 13650 बन जाता है, यानी ये अमाउंट है, मिश्रधन है। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, 1 साल का इंटरेस्ट 15, तो 2 साल का कितना है ना। तो ये आ गया 130%, जो 13650 के बराबर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 13 से एक बार, 13 पंजे 65, यानी प्रिंसिपल इज 10,500, 10,500 रुपए इज व्हाट इज प्रिंसिपल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दें, सॉरी अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए, तो 15% का आधा करोगे, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम 7.5%, है ना। और 1 ईयर, 1 साल बोला है, तो 1 ईयर का डबल करोगे तो क्या बनेगा? 2 इयर्स बनेगा। चलो तो अभी आपको बताया था एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, पहला हो गया 7.5, दूसरा भी हो गया 7.5, तीसरा हो गया आपका 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका बनेगा 15, एक बार 7, एक बार 8 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 15.56%। अप्रोक्सीमेटली इतना इंटरेस्ट लगेगा किस पर? इस पर। तो आप क्या करेंगे, 10,500 पर 15.56% कैलकुलेट करोगे। इसका आंसर बता दो, बात खत्म है। हम्म, ओके। करेक्ट, इसका आंसर आएगा 12,134। ठीक है, 12,134।
ये आंसर इसका आएगा। आप चाहें तो 10,000 में केवल इसका गुणा कर दें, 15 इंटू 6 90, 15 5 75 और 9 4 8 और 15 5 75 और 8 हो जाएगा 3, कैरी फिर से हो जाएगा 7 और 5 और 7, ठीक है 12,134 ही आएगा शायद। आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 16% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में इतना बन जाता है, वह राशि क्या है? केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है और 2 इयर्स है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ नहीं है, और अंत में इतने रुपए बन जाता है। राशि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है ना ये। देखो 1 साल का 16 तो 2 साल का 32 और 16 का वर्ग होता है 256, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 34.56%। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है 3041.28, दिस इज नथिंग बट 34.56%। तो 100% क्या होगा? व्हाट विल बी 100%? कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 साल का 16 तो 2 साल का क्या हो जाएगा? 32, ठीक है, और 16 का वर्ग 2.56, ये आपको पहले ही कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं मैं, 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, है ना। ये तो अब आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि ये कैसे आ गया। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मेरा सजेशन है कि यूनिट डिजिट से देख लो भाई, 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? तो 8 का मल्टीप्लाई होगा 6 8 जा 48, 8 वाला एकमात्र ऑप्शन है। आंसर इज 8800। बस ये चीज सिखाने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। गॉट इट? नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8192 की राशि पर 1/4 में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। 5 मंथली कैलकुलेशन करना है, इसको भी सीख लो, 5-5 महीने में कैलकुलेशन करना है। एंड टाइम क्या है? 1/4, 1/4 यानी चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1/4 इयर्स है, और इस रुपए पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो दिस इज प्रिंसिपल। अब समझना कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझो कि 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1 ईयर प्लस 1/4 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया आपका 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स। 1 ईयर 3 मंथ्स का मतलब होता है 15 मंथ्स, 15 महीने। तो आपको 5-5 महीने में ब्याज लगाना है, तो फर्स्ट 5 मंथ, नेक्स्ट 5 मंथ और नेक्स्ट 5 मंथ, टोटल 15 मंथ्स है, 15 महीने हैं, 1 साल और 1/4, 1/4 का मतलब 3 महीने, तो 1 साल प्लस 3 महीने यानी 15 महीने। 15 महीने का मतलब 5-5 और 5 महीने के 3-3 सेट बनेंगे, 5-5 महीने के 3-3 सेट बनेंगे। बात क्लियर है? अब मुझे यह बताइए कि 15% अगर 12 महीने का ब्याज है तो 5 महीने का कितना? मुझे तो 5 महीने में ब्याज लगाना है ना, है ना। 15% अगर 12 महीने का ब्याज तो 5 महीने का कितना? 3 से कैंसिल होगा 4 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, तो यह आएगा तुम्हारा 25/4 और परसेंटेज का 100, और 25 को 400 से कैंसिल करोगे तो यह आएगा 16, 1/16। तो 5 महीने के कितने सेट बन रहे हैं? 3 सेट बन रहे हैं, और 1/16 रेट चल रहा है, 16 पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा यानी 17, तो 16 का क्यूब एंड 17 का क्यूब। कुछ जा रहा है दिमाग में कि नहीं जा रहा है? ये आ जाएगा 4096 और 17 होता है 4913। सो दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट। ओके, नाउ 8192 अगर प्रिंसिपल है तो डिवाइड होगा 4096 से,
और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी डिफरेंस ऑफ बोथ, तो 13 में से 6 गया 7, 10 में से 9 गया 1 और 48 में से गया तो ये आ गया आपका 817। इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, ये जस्ट डबल दिख रहा है मुझे, तो 817 का डबल क्या होगा 1634। 1634 इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी 1634। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये क्या आया है। ठीक है, आया। खेल आपको जो समझना है वो बस ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया तो काम हो गया भाई। 15 महीने हैं और 5-5 महीने का कैलकुलेशन है, हर 5 महीने में ब्याज लगेगा, है ना। तो 15% साल का ब्याज है, तो पहले आपने 12 से भाग दिया तो आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट पता चला। आपको 5-5 महीने में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपको पता चला फ्रैक्शन इज 1/16। तो 5-5 महीने यानी कितने सेट बनेंगे 3 बार, यानी 1/16 का कैलकुलेशन 3 बार होगा। 1/16 यानी 16 पर एक इंटरेस्ट लगेगा 17, 3 बार कैलकुलेशन करना है तो इसलिए मैंने यहां पे क्यूब करा, 16 का क्यूब 17 के क्यूब। ये प्रिंसिपल है तो डिवाइड प्रिंसिपल से करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिफरेंस इज 817, इससे मल्टीप्लाई करा, यू गॉट योर आंसर। ठीक है, किसी धनराशि पर 10% की दर से एक साल के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल में दम नहीं है, बस भाषा में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लॉन्ग नहीं है मेरे भाई, शॉर्टकट ही बता रहे हैं तुम्हें। देखो 10% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 1 ईयर है। एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोनों में है, एक हाफ ईयरली कैलकुलेशन है और एक ईयरली कैलकुलेशन है। तो इसका हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, इसका हाफ ईयरली हो जाएगा 5% 2 साल, विच इज 10.25%। और ईयरली क्या होगा, ईयरली तो 10 का 10% ही रहेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा 0.25% का, और रियल में डिफरेंस कितने का है 88.8 का, है ना। तो 88.8 अगर 0.25% है तो 100% कितना। देखो बात समझो, ऊपर का जो विभाग है वो क्या बोल रहा है, ऊपर का जो डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 ईयर है, और सीआई का डिफरेंस एक बार अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए, एक बार ईयरली कैलकुलेट किया जाए, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 88.8 का है, 88.8 का है ना भाई। तो 88.8 अगर 0.25% है तो 100% कितना, ये आपको बताना है, कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1, 2, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा, हमें मूलधन पता चलेगा, है ना, और फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो उड़ाते हैं। 25 से गया 3 बार 75, इसके बाद क्या आ जाएगा 25 पंजे 125,
फिर आपके पास कितना बचेगा 135, फिर से 25 पंजे 125 है ना, और 135 गया, 125 गया, 25 इंटू 4, यही आ रहा है क्या? एक बार चेक करना। 8 इंटू 4 नहीं, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? 8 इंटू 4 32 का 2 3, 32 और 3 35, और 32 और 3 35, 35520 आ रहा है क्या? 35520, एक बार चेक करिए, क्या यही प्रिंसिपल है? 35,520। ठीक है, चलो सही है। अब 35,520 पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 10% ही रहेगा, बस समय क्या बन जाएगा? समय बनेगा 1 2 3, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, सो 3 एकम 3 और 2 5, ये हो गया 5/3। बस ये कैलकुलेट करके आंसर दे देना है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 से उड़ा दिया एक बार, फिर 3 से एक बार, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 4 12, और इसका गुणा कर दिया 20 2 40, और 2 कैरी 4, 5 4 9, 5 एकम 5, 5920 इज द आंसर। 5920 ऑप्शन डी। ठीक है, सही बात है शुभम, एकदम सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 8 मासिक, 8 मंथली, यानी 8 महीने में ब्याज लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने 5 महीने का देखा, अब 8 महीने में आपका यहां पे ब्याज लगना है। 2 साल के लिए 12%, 25,000 रुपए ब्याज की राशि क्या होगी? देखो एक बात समझो, 2 साल का मतलब क्या होता है? 24 मंथ्स, 24 महीने। 24 महीने यानी 8 महीने, फिर से 8 महीने, और फिर से 8 महीने। 8 8 महीने के 3 सेट बनेंगे, 8 8 महीने में ब्याज लगाना है। अब देखो 12% अगर 12 महीने का, तो 8 महीने का कितना? 8%। 12% अगर 12 महीने का, तो 8 महीने का कितना? 8%, यानी और ये कितनी बार लगेगा? 3 बार, है ना। तो 8% का कैलकुलेशन मुझे 3 बार या 3 इयर्स के बराबर करना है। 8% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 25.97%। यही होता है क्या? 8% का 3 साल क्या होता है? 25.97। यस और नो, हां या ना? आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25,000 का 25.97% आप निकालेंगे, 2597। ठीक है, चलो 125 का 7 गुना, 25 का 7 गुना हो गया 175, कैरी 17, 25 225, 225 का हो गया 12 का 2, 2 3 4 और 2 यानी 2, कैरी हो गया आपका 24। फिर 25 पंजे 125, 125 में जुड़ा 5 और 4 9, और कैरी हो गया 14। 25 दूनी 50, 50 में आपने अगर 14 जोड़ दिया तो यह आ गया 64, और इसको डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, 6492 के आसपास आंसर आना चाहिए। 6492 यानी अप्रोक्सीमेटली 6493, लगभग यही होगा 6493, यही अपना आंसर है, सी वाला।
ठीक है ना। रीजनिंग का कोर्स बाय नहीं हो रहा है, कर लेना अंकित थोड़ा ट्राई, पता नहीं ऐसा क्यों। सफिशिएंट है शिवम। अरे 2 साल को 24 महीने कैसे लिख दिया, इस सज्जन को कोने में ले जाओ और इसको 10 कोड़े मार के लाओ। 2 साल में कितने महीने होते हैं प्रथमेश जी? हम्म 8% कहां से आया? 12%, 12 महीने का ब्याज, तो 8 महीने का कितना? 12 महीने का 12%, तो 8 महीने का कितना? 8%। तो 8 महीने में 8% ब्याज लगेगा, यानी 8% का कैलकुलेशन 3 बार करना है। इसलिए 8% का कैलकुलेशन 3 बार, विच इज 25.97 एंड डन। नेक्स्ट एक और बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। रमन 2 स्कीमों में कुल 48600 का इन्वेस्टमेंट करता है, दोनों पर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली मिलता है। ए पर 60% पर ईयर और बी पर 40% पर ईयर ब्याज मिलता है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद ए और बी दोनों निवेशों का 5 और 3 का अनुपात रहता है, तो ए और बी में किस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया गया था? अच्छा गोविंद, ओके। बता दूं, देखो, ए को 60% इंटरेस्ट देना है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 3/5 होती है? और बी को 40% इंटरेस्ट देना है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 2/5 होती है? अब इसके आगे खेल समझना। आप देखो, आपसे रेशो पूछा है तो अमाउंट की कोई जरूरत ही नहीं है, इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ए पर ब्याज लगेगा और बी पर ब्याज लगेगा, और ब्याज लगकर जो पैसा आता है उसका रेशो 5 और 3 है ना। भाई हमारे पास 48,600 था, कुछ पैसा ए में लगाया, कुछ पैसा बी में लगाया, ए पर इंटरेस्ट लगा, बी पर इंटरेस्ट लगा, आफ्टर इंटरेस्ट उनका जो रेशो है वो 5 और 3 है। ये ऐसा खेल चल रहा है ना। तो आप देखिए, ए पर 5 पर 3 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी 8/5, 8/5 और 8/5। यहां 5 पर 2 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 7/5, 7/5 एंड 7/5। क्लियर? देखो 555 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 512, ये आ जाएगा 343, और इधर है 5/3। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 343 का 5 गुना करेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 20 और 1 21, 15 और 2 हो गया 17, 17-15 आ गया। ठीक है, एक हो गया 17-15। 512 का 3 गुना करेंगे तो 15-36। ये और कैंसिल हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं हो सकता, तो ये सही है। तो इसका मतलब ए का इन्वेस्टमेंट ये था और बी का ये था। इन्होंने बोला है, अच्छा हाँ ठीक है ना, इन्होंने बी और ए का पूछा है, यानी बी का पहले ए का बाद में, तो बी का पहले ए का बाद में। आंसर अपना सही है, आंसर डी इसका आंसर है।
क्लियर? यस। आया मजा भाई? घबराना नहीं है। ठीक है शुभम। ओके, क्लियर है? क्या दिक्कत है भाई? जो भी पैसा था, जो भी प्रिंसिपल था, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ए पर 60% इंटरेस्ट है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है, बी पर 40% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है। तो 5 पर 3 यूनिट इंटरेस्ट लगा, 8/5 8/5। वाई 8/5? बिकॉज 3 ईयर्स, 3 साल है, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। बी पर 5 पर 2 यूनिट इंटरेस्ट लगेगा, 7/5 7/5 7/5। और एट द एंड जो दोनों का अमाउंट हाथ में आ रहा है उसका रेशो 5 और 3 है, तो ये कैलकुलेट होके 5 और 3 बनेंगे। बस 5 5 5 से ये कैंसिल हो गया, 8 का क्यूब 512, 512, 7 का क्यूब 343, 5/3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। सो दिस इज रेशियो ऑफ ए एंड दिस इज द रेशियो ऑफ बी, बट उन्होंने बी और ए का बोला है इसलिए बी पहले ए बाद में। आंसर इज डी। ठीक है, इस प्रकार हमारा यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड होता है, फिनिश होता है। उम्मीद है आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी, मजा आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? उस टॉपिक का नाम रहेगा टाइम एंड वर्क। मैंने आपसे कहा था कि चेन रूल चैप्टर आप पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। टाइम एंड वर्क मेन है, लेकिन टाइम एंड वर्क में चेन रूल की जरूरत पड़ती है। आपको कंप्लीट मैथ्स रिकॉर्डेड भी मिला है और कंप्लीट मैथ्स लाइव भी मिल रहा है, तो आप जब रिकॉर्डेड वाले फोल्डर में जाओगे उसमें जब आप चेन रूल चैप्टर देखोगे तो पढ़ लेना, 3-4 लेक्चर्स होंगे, कभी भी देख लेना। कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क एंड आफ्टर टाइम एंड वर्क विल स्टार्ट पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, ये दोनों इसी का हिस्सा है। तो ये दो गाड़ियां हमारी चलेगी, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, चेन रूल। आप देख लेना, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है, चलें आगे। हाँ आरती जी, पैसे का लालच जो है ना बहुत बेकार चीज होती है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझदार हैं बाकी इसके आगे। हम्म, ठीक है पवित्र जी, अब इंग्लिश में भी पढ़ देंगे हम क्वेश्चन बस। हम्म, सचिन बताएंगे उसके बारे में जब भी होगा। ठीक है, चलें तो फिलहाल विदा लेते हैं आपसे, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।